तो नर्वस सिस्टम सीरीज में हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया में हमें क्या-क्या पढ़ना है पहले एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, सबसे पहले हम न्यूरोग्लिया में उसकी डेफिनिशन को समझेंगे। न्यूरोग्लिया बेसिकली या ग्लिया सेल होते क्या हैं? फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, न्यूरोग्लिया कितने टाइप के होते हैं। क्लासिफिकेशन में न्यूरोग्लिया निकल कर आते हैं 2 टाइप के, एक सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल होते हैं और एक होते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल 3 टाइप के होते हैं, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट। जबकि पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल 2 टाइप के होते हैं। एक होता है श्वान सेल और दूसरा होता है सैटेलाइट सेल। चलिए, अब आगे देखते हैं, हम इसमें डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में न्यूरोग्लिया है क्या? बेसिकली न्यूरो इज़ रिलेटेड टू न्यूरॉन एंड ग्लिया मतलब होता है ग्लू, ठीक है? तो न्यूरोग्लिया बेसिकली सपोर्टिंग सेल होते हैं। कैसे सेल होते हैं? सपोर्टिंग सेल होते हैं नर्वस सिस्टम के, मेन सेल नहीं होते, सपोर्टिंग सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंडक्शन का काम नहीं करते, क्योंकि ये नॉन एक्साइटेबल हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है ये सपोर्टिंग सेल है। तो न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन एक्साइटेबल। कैसा है? नॉन एक्साइटेबल सेल है एंड दैट डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। और इनका ये एक सपोर्टिंग का काम करेंगे, ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट नहीं करेंगे, या आप कह सकते हो एक्शन पोटेंशियल इसमें ट्रेवल नहीं करेगा या नर्व इम्पल्स नहीं चलेगी। सो दीज सेल्स आर आल्सो नोन एज नॉन न्यूरल सेल और ग्लायल सेल। क्लियर? इसके बाद अगर हम कंपैरिजन करें न्यूरॉन का और ग्लाइल सेल्स का, नर्वस सिस्टम के पूरे कॉम्पोजिशन का, तो पुरानी बुक्स में लिखा रहता है कि ग्लाइल सेल ज़्यादा होते हैं और न्यूरॉन कम होते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट रिसर्च में पता चला है कि ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। लेकिन इनका जो कॉम्पोजिशन है डिफरेंट लोकेशन में ब्रेन में डिफरेंट होगा। ऑन एन एवरेज 86.1 मिलियन न्यूरॉन होते हैं और 84.6 मिलियन ग्लाइल सेल होते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बराबर वैल्यू हो गई। ठीक है? अब बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल का रोल क्या है। तो न्यूरोग्लियल सेल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रिएक्शंस ऑफ नर्व ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन फैल रहा है और स्पेशली नर्वस सिस्टम में, तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए आपके पास क्या है? वहां पर प्रोटेक्शन के लिए जो मेन सेल है वो है आपके न्यूरोग्लियल सेल। क्लियर? और मोस्ट कॉमनली ये न्यूरोग्लियल सेल बेसिकली क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक और प्रॉपर्टी के थ्रू समझ सकते हैं कि आपका जो ब्रेन ट्यूमर होता है, ठीक है? जो ब्रेन ट्यूमर होते हैं वो ऐसे सेल में हो सक या सिंपल समझिए कि ट्यूमर कैसे सेल में होगा? ट्यूमर ऐसे सेल में होगा जो डिवाइड करे। जबकि आपको पहले ही पता है कि न्यूरॉन डिवाइड नहीं करता। तो डेफ़िनिट सी बात है कि नर्वस सिस्टम में या न्यूरॉन में कहीं नर्वस सिस्टम में या आपके ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं भी कोई ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर कौन बनाएगा? वो ट्यूमर हमेशा ग्लाइल सेल बनाएँगे या न्यूरोग्लिया बनाएँगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि द मोस्ट कॉमनली न्यूरोग्लियल सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द साइट ऑफ ट्यूमर्स इन नर्वस सिस्टम। तो ये एक रीजन है इसका। तो ये इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया। अब हम एक डायग्राम के थ्रू इसको देखते हैं कि बेसिकली इसका अरेंजमेंट होता कैसे है। देखिए ये डायग्राम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये है आपका पायामेटर। क्या है? पायामेटर। आपको पता ही है कि नर्वस टिश्यू चाहे वो ब्रेन हो, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड हो, है ना? इसको हमेशा कवर करके रखता है कौन? इसको कवर करके रखती है 3 लेयर्स। तो फर्स्ट लेयर है, फिर ये सेकंड लेयर है और ये थर्ड लेयर है। बाहर से अंदर इनका अरेंजमेंट क्या है? ड्यूरा मैटर, बीच में अरेक्नोइड मैटर और लास्ट में है आपका पिया मैटर या पाया मैटर। ठीक है? तो नर्वस टिश्यू के जो बिल्कुल चिपका हुआ रहता है वो कौन सा टिश्यू है? वो है आपका पाया मैटर। और ये तीनों के तीनों कनेक्टिव टिश्यू शीथ है। क्या है? कनेक्टिव टिश्यू शीथ। तो यहाँ पे सबसे पहली लेयर कौन सी है? सेल्स ऑफ पाया मैटर। तो ये कनेक्टिव टिश्यू के सेल हैं। और यहाँ पर आपकी है कौन सा? ये वेंट्रिकल। वेंट्रिकल मतलब ब्रेन की कैविटीज। तो इसके जो सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं ईपनडाइमल सेल। कौन से सेल बोलते हैं? ईपनडाइमल सेल बोलते हैं इनको। चलिए देखते हैं, ये जो सेल है वो कौन से है? ईपनडाइमल सेल। ठीक। और ईपनडाइमल सेल की खासियत क्या होती है? इसमें माइक्रोविलाई भी होते हैं और सीलिया भी होते हैं। ये आपने टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ा ही था। ठीक है? इसके अलावा यहाँ पे देखिए, एक ओलिगोडेंड्रोसाइट है, माइक्रोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट फाइब्रस टाइप का है, प्रोटोप्लाज्मिक टाइप का है। ये सब किसके टाइप में? ये सब न्यूरोग्लिया के टाइप हैं। ये सब देखिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट, प्रोटोप्लाज्मिक, ये बेसिकली इस गैप को भर रहे हैं। दे आर सपोर्टिंग और फिलर, है ना? मेन न्यूरॉन कौन सा है? मेन न्यूरॉन ये है।
मेन न्यूरॉन ये है, मेन न्यूरॉन ये है, जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ कौन बना रहा है, कहीं कहीं पर ओलिगोडेंड्रोसाइट बना रहा है, कहीं कहीं पर स्वान सेल बना रहा है, वो लोकेशन अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि इस पूरे नेट लाइक स्ट्रक्चर में ये 3 न्यूरॉन है और इनके पास 1 2 3 ये सब ग्लायल सेल हैं। ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं, ग्रीन कलर से जो दिख रहे हैं, वो ग्लायल सेल हैं और वो इनको कवर कर रहे हुए हैं कहीं न कहीं से और इन्फॉर्मेशन को लीकेज होने से रोक रहे हैं। ये एक तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स के क्लासिफिकेशन की, राइट? तो क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो न्यूरोग्लियल सेल आपके दोनों ही लोकेशन पे मिलते हैं। अभी हमने पढ़ा वो सीएनएस में भी मिलेगा और वो पीएनएस में भी मिलेगा। तो दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू लोकेशन ही हमें इनको पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन न्यूरोग्लियल सेल सीएनएस के अलग होंगे यानी सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल और पीएनएस के अलग होंगे यानी पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल। अगर मैं सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल्स को डिटेल में देखूं तो इसके 3 टाइप हैं जैसा अभी हमने डिस्कस किया था। एक था एस्ट्रोसाइट, दूसरा था माइक्रोग्लिया और तीसरा था आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो सेंट्रल न्यूरोग्लियल सेल में 3 कैटेगरी के सेल आ जाते हैं आपके। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब पहले डिस्कस करते हैं हम एस्ट्रोसाइट के बारे में। एस्ट्रोसाइट क्या है? तो एस्ट्रो माने होता है बेसिकली स्टार। एस्ट्रो माने क्या होता है? स्टार। तो नाम से ही आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए और साइट माने होता है सेल। तो ये बेसिकली स्टार शेप्ड सेल होते हैं। तो एस्ट्रोसाइट आर स्टार शेप्ड सेल प्रेजेंट इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है? ये सब जगह मिलेंगे, ब्रेन के सारे पार्ट्स में मिलेंगे, ऐसा नहीं है कोई स्पेसिफिक लोकेशन है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप दे आर ऑफ टू टाइप, या कंपोजिशन बोल दो आप, ठीक है। तो टू टाइप ऑफ एस्ट्रोसाइट फाउंड इन ह्यूमन ब्रेन। एक है आपका फाइब्रस एस्ट्रोसाइट और दूसरा है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। क्लियर? तो ये फाइब्रस और प्रोटोप्लाज्मिक में डिफरेंस क्या है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइब्रस एस्ट्रोसाइट की। तो देखिए फाइब्रस से आप सिंपल सबसे पहले तो ये याद रखना है इसकी लोकेशन क्या है। ये हमेशा मैक्सिमम 99% केसेस में व्हाइट मैटर में मिलेगा। तो इट इज मेनली फाउंड इन द व्हाइट मैटर। लेकिन ऐसा नहीं है ग्रे मैटर में नहीं मिलेगा। समटाइम्स इट कैन बी सीन इन ग्रे मैटर ऑल्सो, है ना, फ्यू फाइबर्स, है ना। और ये जो एस्ट्रोसाइट हैं ये बेसिकली न्यूरॉन के किस पार्ट के आसपास आपको मिलेंगे? इट बेसिकली कवर्स द नर्व सेल एंड द साइनेप्स, यानी जहां जहां पर साइनेप्स होगी वहां मिलेंगे और नर्व सेल बॉडी के साथ अटैच मिलेंगे। और स्पेशली कहाँ? उनकी प्रोसेसेस पे यानी डेंड्राइट और एक्सॉन्स। इनका काम क्या है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट का? तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। फाइब्रस एस्ट्रोसाइट इज कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? यानी जो हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनसे जब कैपिलरीज बनेंगी और हमारे ब्रेन के अंदर जो मेन फ्लूइड है एक्सचेंज मीडियम का वो है सीएसएफ। तो ब्लड से सीएसएफ बनता है किसके थ्रू? ये जो छल्ली लाइक स्ट्रक्चर है, सीव लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा ड्यू टू दीज सेल्स एंड कैपिलरीज। तो इससे आरबीसी इस तरफ रह जाएगी और केवल प्लाज्मा उस तरफ जाएगा जिसका नाम फ्यूचर में जाके क्या बन जाएगा? सीएसएफ। तो इट फॉर्मिंग्स द टाइट जंक्शन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्रेन में टाइट जंक्शंस की फॉर्मेशन कौन करवाता है कैपिलरी मेम्ब्रेन के साथ? कैपिलरी कौन सी? ब्लड कैपिलरीज की बात चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ब्लड में एस्ट्रोसाइट इस तरीके से मेन ब्लड वेसल्स को घेरे रहते हैं कि वहां से जो मेन फ्लूइड है आरबीसी डब्ल्यूबीसी को छोड़कर मेन फ्लूइड छन छन के बाहर आ सके। तो इसीलिए कहा जाता है कि टाइट जंक्शंस इन टर्न फॉर्म्स द ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये टाइट जंक्शन बनेंगे किसकी प्रोसेस से? इन्हीं एस्ट्रोसाइट की प्रोसेस से, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट। तो अभी हमने देखा कि फाइब्रस एस्ट्रोसाइट हमें किससे मिलता है? मेनली व्हाइट मैटर में। तो प्रोटोप्लाज्मिक कहाँ मिलेगा बेटा? ग्रे मैटर में। तो याद रखना है आपको कि प्रोटोप्लाज्मिक कहाँ मिलेगा आपको? ग्रे मैटर में। और ये भी इसकी लोकेशन भी सेम ही है। इन द प्रोसेस ऑफ न्यूरोग्लिया रन्स बिटवीन द नर्व सेल बॉडीज।
वहां पर पूरी प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, यहाँ पर नर्व की सेल बॉडी के आसपास ये आपको इकट्ठे मिलेंगे। अब बात करते हैं एस्ट्रोसाइट के फंक्शंस की। एस्ट्रोसाइट क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो फाइब्रस तो मेन था ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट बेसिकली क्या करता है, देखिए, इट ट्विस्ट अराउंड द नर्व सेल एंड फॉर्म्स द सपोर्टिंग नेटवर्क इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो सपोर्टिंग नेटवर्क बना रहा है, अभी हमने डायग्राम देखा भी था, ठीक है। दूसरा, it also forms the blood-brain barrier and thereby regulate the entry of substance from blood into the brain tissue। तो ये भी ब्लड ब्रेन बैरियर में पार्टिसिपेट करेगा। तो आप मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एस्ट्रोसाइट चाहे फाइब्रस हो या प्रोटोप्लाज्मिक हो, दोनों के दोनों ही किसमें पार्टिसिपेट करेंगे? ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्मेशन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट है केमिकल एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन, है ना, मेंटेन द केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ईसीएफ का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और आईसीएफ होता तो ये इंट्रा सेल्यूलर होता, और अराउंड द न्यूरॉन, ठीक है। इट प्रोवाइड कैल्शियम एंड पोटेशियम, ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। एंड रेगुलेट द न्यूरोट्रांसमीटर लेवल इन द साइनेप्स। ये साइनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू इंफॉर्मेशन एक से दूसरे का ट्रांसफर होती है, तो वहां पर कैल्शियम पोटेशियम प्रोवाइड करने का काम भी ये करता है। लास्ट है रेगुलेट द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर ड्यूरिंग द साइनेप्टिक ट्रांसमीटर। तो आपको पता है ट्रांसमिट न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन है, तो एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज नाम का एक एंजाइम होता है जो एसिटाइल कोलिन को तोड़ देता है एसाइल और कोलिन ग्रुप में, तो उसको रिसाइकिल कराने का काम भी एस्ट्रोसाइट का ही है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एस्ट्रोसाइट। दूसरा कैटेगरी का जो सेल था हमारा वो था माइक्रोग्लिया, ठीक है। अगर बात करें साइज वाइज तो माइक्रोग्लिया इज द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट न्यूरोग्लियल सेल, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, ये जो है वो मॉडिफिकेशन है किसका? मोनोसाइट का। आपने पढ़ा होगा कि हमारे ब्लड में दो ही सेल ऐसे हैं जिनके पास फेगोसाइटिक प्रॉपर्टी है, एक है आपका न्यूट्रोफिल और दूसरा है मोनोसाइट, ठीक है। एक एक ग्रैन्युलोसाइट कैटेगरी से बिलोंग करता है और एक ग्रैन्युलोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी की टाइप है दोनों। तो जो मोनोसाइट है जो ब्रेन सेल एंटर में टिश्यू कर जाता है, ये जो मोनोसाइट आपके नर्वस टिश्यू में एंटर कर जाएगा, है ना, और वहां आके रहने लगे, वही आगे जाके फ्यूचर में क्या बन जाता है? माइक्रोग्लिया। तो these cells are derived from the monocyte and enters into the tissue of nervous system from the blood, ठीक है। और आपको मोनोसाइट की प्रॉपर्टी क्या थी? फेगोसाइटोसिस, तो ये भी क्या करेगा? फेगोसाइटोसिस करेगा। तो these phagocytic cells migrate to the site of infection or injury and are often known as the macrophages of the CNS। तो इनका दूसरा नाम माइक्रोग्लिया का क्या है? मैक्रोफेजेस ऑफ द CNS, ठीक है। अब अगर फंक्शंस की बात करें तो माइक्रोग्लिया की आपको पता ही है, पहला तो फेगोसाइटिक डिपेंडेंट फैक्टर होगा इसका, तो पहला तो सीधा सीधा इसका फंक्शन क्या हो गया? इट एनगल्फ और डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सेल्यूलर डेब्रिस बाय मींस और फेगोसाइटोसिस, क्लियर। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? माइग्रेट द injured or infected area of CNS and act as a miniature macrophage। तो ये तो मैक्रोफेज इसका फंक्शन है ही है, क्योंकि ये क्या करता है? ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। प्रोवाइड इम्यून और इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स ड्यूरिंग द डैमेज ऑफ ब्रेन टिश्यू। तो ऑलमोस्ट आपको तीनों फंक्शन पता चल गए। पहला है फेगोसाइटोसिस, दूसरा है इम्यूनिटी या इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स, और मैक्रोफेजेस तो इसका रोल है ही, क्योंकि इंजरी या इन्फेक्टेड एरिया पर ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन को फैलने से, ठीक है। ये मेन मेन बातें आपको पता चल गई माइक्रोग्लिया के बारे में। आप बस एक वर्ड याद रखिए, फेगोसाइटोसिस की मेन प्रॉपर्टी है। अगला जो सेल है वो है हमारा ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। ये ओलिगोडेंड्रोसाइट का मेन फंक्शन आपको याद रखना है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का एक ही मेन फंक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, लेकिन कहाँ पर? सीएनएस में, ठीक है। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स व्हिच प्रोड्यूस माइलिन शीथ इन द सीएनएस, पीएनएस में नहीं, सीएनएस में। अगर यही क्वेश्चन पीएनएस के लिए होता तो यही काम पीएनएस में कौन करवाता है?
पीएनएस में इसके लिए स्पेशल सेल है जिनको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल ये काम कराते हैं, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट को हम एक और नाम देते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लिया भी लिखा जाता है कुछ बुक्स में, तो दे आर ऑल्सो नोन एज ओलिगोडेंड्रोग्लिया। क्लियर? इसके बाद अगर बात करें, इनके पास बहुत कम प्रोसेसेस होती हैं और वो प्रोसेस का साइज भी छोटा होता है, तो दे आर हैविंग ओनली फ्यू प्रोसेसेस विच आर शॉर्ट इन साइज। क्लियर? फंक्शंस अगर हम इसके डिस्कस करें ओलिगोडेंड्रोसाइट के, तो फंक्शंस भी इसके आपको क्लियर कट पता चल गए कि इसके क्या फंक्शन है। इसके सीधे सीधे फंक्शन आपके सामने निकल के आ गए। तो पहला फंक्शन तो इसका है प्रोवाइड माइलिनेशन। क्लियर? तो पहला फंक्शन क्या है इसका? इट प्रोवाइड माइलिनेशन अराउंड द नर्व फाइबर इन सीएनएस। ये जरूर याद रखना है क्योंकि कई बार गलत होता है। वेयर स्वान सेल्स आर एब्सेंट, सीएनएस के अंदर आपको स्वान सेल नहीं मिलेंगे, ठीक है। और दूसरा, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द सीएनएस न्यूरॉन। ठीक है, क्या करेगा? क्योंकि मेन भाई न्यूरोग्लाइसिल का मेन फंक्शन क्या था? सपोर्टर। तो इट सपोर्ट टू द सीएनएस न्यूरॉन बाय फॉर्मिंग अ सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द न्यूरॉन। तो जो गैप फिलिंग का फंक्शन था, तो सेमी स्टिफ कनेक्टिव टिश्यू कौन बनाएगा? आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट। क्लियर? चलिए, तो ये सीएनएस के हमने तीनों डिस्कस कर लिए, एस्ट्रोसाइट, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट। अब हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स की। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोग्लियल सेल्स की अगर मैं बात करूं, तो ये दो टाइप के होते हैं बेटा, जैसा हमने पढ़ा था, एक था श्वान सेल और दूसरा था सैटेलाइट सेल। एक था आपका श्वान सेल और एक था सैटेलाइट सेल। श्वान सेल की बात करते हैं पहले। तो श्वान सेल पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सबसे मेजर क्वांटिटी है, तो इट इज द मेजर ग्लाइल सेल इन द पीएनएस। सबसे ज्यादा पीएनएस में कौन सा सेल मिलेगा आपको? स्वान सेल। और स्वान सेल के फंक्शंस की मैं बात करूं, तो स्वान सेल का मेन फंक्शन क्या था? माइलिनेशन। क्योंकि वो काम सीएनएस में कौन करता था? ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो यहाँ पर ये क्या करता है? माइलिनेशन करवाता है। माइलिनेशन मतलब इंसुलेशन टुवर्ड्स द नर्व फाइबर। दूसरा काम क्या है? इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द नर्व रीजनरेशन। ठीक है, नर्व रीजनरेशन। Clear? And remove the cellular debris from the regeneration by their phagocytic activity। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये थोड़ी बहुत phagocytic एक्टिविटी भी करता है, लेकिन इसका मेन रोल है, आप याद रखेंगे, माइलिनेशन। क्लियर? यानी माइलिन शीथ की फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम सैटेलाइट सेल की। तो सैटेलाइट सेल कहाँ मिलेंगे? ये जनरली सैटेलाइट सेल मिलते हैं हमको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सटर्नल एक्सटीरियर सरफेसेस पर। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के एक्सटीरियर सरफेस पे ग्लाइल सेल्स प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ द पीएनएस न्यूरॉन। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके एक्सटीरियर सरफेस पर ही आपको मिलेंगे। और अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं सैटेलाइट सेल के, तो इसका एक मेन फंक्शन है फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। पहला तो इतना याद कर ही लीजिए आप, ठीक है, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। और दूसरा है इट हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ ईसीएफ अराउंड द पीएनएस एंड न्यूरॉन। और यही काम सीएनएस में कौन करता था? अभी हमने बताया एस्ट्रोसाइट करता था यही काम। ठीक है, ईसीएफ वाला काम। क्लियर? तो ये यहाँ पर आपका न्यूरोग्लाइल सेल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। मैं पूरी फिजियोलॉजी आपकी कंप्लीट कराऊंगा, आप चिंता मत करिए, बस सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।